हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि स्टैटिक जीके का सीरीज चल रहा है, जिसमें जो है फर्स्ट और सेकंड सेट अपलोड हो गया है। आज मैं सेट नंबर 3 जो है कंप्लीट करने वाला हूं, जो कि एक सेट में जो है 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और 20 के साथ साथ जो है सबकी जो है स्टडी फैक्ट में बता दूंगा, तो सब मतलब कि चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करूंगा। तो 20 चौके 80, यानी कि टोटल आपको जो है 80 क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम में। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हो सकता है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन से आपके एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन क्यों न बन जाए। देखिए, यदि आप जो एसएससी रेलवे वगैरह के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, या मतलब नॉर्मल या ये सब जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, आरपीएफ सीआरपीएफ, ठीक है, यानी मिलिट्री वगैरह की, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये स्टैटिक जीके का है, ये हर जगह पूछने वाला है, ऑल वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए कौन सा है, महत्वपूर्ण है। जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कुछ खिलाड़ी के नाम दिए गए हैं और कुछ उपनाम दिए गए हैं। मेजर ध्यानचंद्र हॉकी के जादूगर, बिल्कुल करेक्ट है। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख, बिल्कुल करेक्ट है। इथियान थोरपे तर्पीडो, बिल्कुल करेक्ट है। हरभजन सिंह दोवाल, ये जो है गलत है, क्योंकि हरभजन सिंह को जो है द टर्मिनेटर नाम से जो है उपनाम है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा हमारा, तो फोर्थ नंबर डी वाला ऑप्शन करेक्ट बनेगा, ठीक है। और दोवाल जो है श्रीमान भरोसेमंद एम जैमी मिस्टर डिपेंडल राहुल द्रविड़ का उपनाम है। एक चीज़ मैं बता दूं कि हरभजन सिंह का नाम जो है क्या है, द टर्मिनेटर है। और दोवाल किसका है, तो दोवाल जो है श्रीमान भरोसेमंद एवं जेमी मिस्टर डिपेंडेबल राहुल द्रविड़ का उपनाम है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि दोवाल किसका नाम है, तो श्रीमान भरोसेमंद। और जेमी मिस्टर किसका उपनाम है, तो जेमी मिस्टर डिपेंडेबल तो राहुल द्रविड़ का उपनाम है, वो भी आपको याद रखना है। तो देखिए, इसके साथ जो हमने लगभग 5-6 जो है आपको याद करा दिया। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख, को इथियान थोरपे को टॉर्पीडो, और हरभजन सिंह को द टर्मिनेटर नाम से जाना जाता है। और दोवाल किसका है, तो श्रीमान भरोसेमंद का। और जेमी मिस्टर डिपेंडेबल किसका नाम है, तो राहुल द्रविड़ का उपनाम है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, और जो जीव मिल्खा सिंह है वो भारत के गोल्फ खिलाड़ी हैं, ठीक है। और इथियान थोरपे हैं, जो जीव मिल्खा सिंह है ये जो है कौन से खिलाड़ी हैं, तो गोल्फ खिलाड़ी हैं। और इयान थोरपे की बात करें तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के तैराक हैं। ये जो थर्ड ऑप्शन है इयान थोरपे, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया के एक तैराक हैं। और अनिल कुंबले का उपनाम, जो ये क्रिकेटर अनिल कुंबले को आप जानते होंगे, तो उनका उपनाम क्या होता है, तो जंबो है। क्या है फ्रेंड्स, जंबो, याद रखना है आपको, इतने इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि पहली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। पहली एक्सप्रेस किसका उपनाम है, ठीक है। तो आपको बताना होगा, ऑप्शन आपके पास है हिमा दास, अंजू बाबी जॉर्ज, पीटी उषा और ललिता बाबर। तो मैं बता दूं तो इसमें जो है थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पीटी उषा, ठीक है। पीटी उषा का जो पूरा नाम है पीलू वाला कंडी टेकार पाविल, क्या है, पीलू वाला कंडी टेकार पाविल उषा। और इन्हीं का जो उपनाम है पायली एक्सप्रेस, ठीक है। किसका, ये पीटी उषा का। और पीटी उषा क्या है, तो एक जो है भारत की एथलीट है। और हिमा दास की बात करें तो हिमा दास असम राज्य की है। इनको जो है ढींग एक्सप्रेस के उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो अंजू बाबी जॉर्ज है, अंजू बाबी जॉर्ज एक भारतीय एथलीट है, ये केरल राज्य की है, ठीक है। और ललिता बाबर की बात करें तो ललिता बाबर भी भारत की लंबी दूरी की धावक हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, निकोबार द्वीप समूह, स्पीति घाटी और लक्षद्वीप समूह। तो इसमें करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा जो है सेकंड वाला ऑप्शन बन जाएगा। सोम्पेन जो जनजाति है वो जो है निकोबार द्वीप समूह में जो है पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है सोम्पेन जनजाति, आपको याद रखना है, ठीक है। सोम्पेन निकोबार द्वीप समूह। और सेंटिनली ओंगे एवं जारवा जनजाति भी जो है अंडमान निकोबार में ही पाई जाती है। नीलगिरी व उटकमंड पहाड़ियों पे निवास करने वाली जनजाति के नाम बताएं, तो टोडा होता है। नीलगिरी पहाड़ियों पे जो जनजाति निवास करती है उसका नाम है टोडा, याद रखना है। टोडा जनजाति में बहुविवाह जो है प्रथा प्रचलित है। टोडा जनजाति में बहुविवाह प्रथा जो है प्रचलित है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी की बात करें, स्पीति घाटी जो हिमाचल प्रदेश की, तो इसमें जो भोट या भोटिया जनजाति निवास करती है। कौन सी फ्रेंड्स, भोट या भोटिया। इसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का लिंगानुपात क्या है, कितना है? पुदुचेरी के लिंगानुपात की बात करें तो ऑप्शन है हमारे पास 1014, 1024, 1037 और 1044। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ये जो है 1037। ठीक है, जो मतलब कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी का लिंगानुपात 1037 है। 2011 की जो जनगणना के क्रम की बात करें तो 2011 की जनगणना का क्रम था 15th यानी कि 15वां क्रम था। और 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये जो कथन है आपको याद रखना है, 2011 जनगणना का स्लोगन है। इसके बाद बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य की बात करें तो केरल है। क्या है? केरल है, जहाँ पे 1084 है उसका लिंगानुपात केरल की। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दमन दीव है। कौन सा है फ्रेंड्स? दमन दीव, जहाँ पे जो है 666, कितना? 666 वहाँ का लिंगानुपात है। तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों आपको याद रखना है। और जनगणना का क्रम आपको याद करा दिया जो कि 15th है, 15वां है 2011 वाला। और यहाँ पे पूछा है आपको पुदुचेरी का, तो पुदुचेरी का 137 रहा है। और 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या रहा? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और ये क्रम जो है 15वां। और जनगणना में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात और मिनिमम यानी कि न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक केरल का है 1084 मैंने लिखा है। और न्यूनतम की बात करें तो दमन दीव का है 666 मैंने बता दिया आपको। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सूची को सुमेलित करना है, सूची 1 सूची 2। सूची 1 में देखिए ऑप्शंस कुछ दिए गए हैं, उसको जो है आपको जो है देख के और बताना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फ्रेंड्स दिया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और रियो शिखर सम्मेलन, क्योटो शिखर वार्ता और सतत विकास सम्मेलन, कुछ सम्मेलन है। और इनका जो है क्या दिया गया है, तो इनका जो है मतलब कि क्रम से ये सूची में जो है सन दिया गया है, किस सन में हुआ था। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो है मिलान कर लेना है। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो 1987 में हुआ था। कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। जो रियो शिखर सम्मेलन है वो 1992 में हुआ था। कहाँ है? 1992। और क्योटो जो शिखर वार्ता है, क्योटो शिखर वार्ता जो 1997 में हुआ था। और सतत विकास सम्मेलन 2002 में हुआ था। तो आपको मिलान कर लेना। देखिए ए का जो है 2 है यानी कि 2431, 2431। देखिए 2431 किस में है? 2431 इसमें मिल रहा है, यानी कि सी वाला करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन सा विख्यात है? ऑप्शन है आपके पास जुबिलेंट युद्ध, HN बहुगुणा, बाबा आमटे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो आपका इसमें देखिए करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसमें सी बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? सी, बाबा आमटे। आनंद वन स्थापित करने के लिए बाबा आमटे जो है विश्वविख्यात मतलब कि विख्यात हैं। ठीक है, और कुछ फ्रेंड्स इसमें मैं बता दूं, कुछ इनसे रिलेटेड और फैक्ट में बता दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए क्वेश्चंस कर रहा है इसमें, जो 1987 की बात करें तो 1987 में कौन सा हुआ था? 1987 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ओजोन क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 में यानी कि 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ये कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। ओजोन क्षरण को रोकने हेतु जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। ठीक है, और रियो डी जेनेरियो की बात करें तो 1992 में हुआ था और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। यह रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। और जापान के क्योटो में 1997 में क्योटो शिखर वार्ता हुआ था 1997, यानी कि जापान के क्योटो में 1997 में ग्रीन हाउस गैसों को रोकने के प्रयास के तौर पर क्योटो प्रोटोकॉल जो है हुआ था।
कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना है। जो रियो शिखर सम्मेलन है, रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था और 1992 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो है। ये जो सेट नंबर 2 या फर्स्ट में किसी में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये सभी के सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। ये हमने बताया अभी कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात हैं? तो बाबा आमटे जो है विख्यात हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आनंद वन की बात करें तो आनंद वन जो है ये महाराष्ट्र के, मतलब कि आनंद वन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है आनंद वन? महाराष्ट्र के आनंद वन आश्रम जो है महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित है। यह आश्रम कुष्ठ रोगियों की देखभाल हेतु समर्पित होता है। क्या होता है? कुष्ठ रोगियों की देखभाल हेतु समर्पित होता है। और बाबा आमटे ने अपना जीवन जो है कुष्ठ रोगियों के लिए ही समर्पित कर दिया, इसलिए इनको जो है ये मतलब माना जाता है कि स्थापित करने के लिए बाबा आमटे विख्यात हैं, ठीक है। और एच.एन. बहुगुणा, एच.एन. बहुगुणा की बात करें तो ये जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और मोतीलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के क्या है? ये पिता हैं। जो मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना मतलब कि कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, ऑप्शन है हमारे पास 1748, 1764, 1784 और 1861। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो सर विलियम जोन्स थे। कौन थे? सर विलियम जोन्स। और एशियाटिक सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? तो प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना था, यही उद्देश्य था एशियाटिक सोसाइटी का। और 1784 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। यानी कि बात की जाएगी, ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि एशियाटिक सोसाइटी के समय जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1784 के समय जो है कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। और सर विलियम जोन्स एक अंग्रेज विधि शास्त्री थे। कौन थे? अंग्रेज विधि शास्त्री, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में किया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? दुनिया का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। तो ऑप्शन आपके पास बन जाएगा राइट आंसर थर्ड वाला, यानी कि दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ऐसा पहला देश है जो 5G इंटरनेट जो है हमारा सेवा शुरू किया है, ठीक है। इसके बाद भारत में बात करें तो भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुआ था? अपने भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुआ था? तो 1995, 1995 से भारत में जो है इंटरनेट की सेवा चल रहा है। और अभी इस टाइम में जो है तो 4G चल रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करें 5G इंटरनेट सेवा का विरोध जो है नीदरलैंड ने किया है। नीदरलैंड ऐसा देश है जो 5G इंटरनेट सेवा का विरोध किया है। और 6G इंटरनेट सेटेलाइट के रूप में चीन की बात करें तो चीन जो है 6G इंटरनेट सेटेलाइट के रूप में जो है चीन ने तियानयान 5 नामक सेटेलाइट जो है 2020 में लॉन्च कर दिया है। और दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया का कैपिटल क्या है, यानी कि राजधानी की बात करें दक्षिण कोरिया के तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और वहाँ पे करेंसी वोन चलती है। क्या चलती है फ्रेंड्स? वोन, सियोल वोन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। करेंसी वोन चलती है। और भी देश है, इनकी बात करें देखिए चाइना की बात करें तो चाइना का जो राजधानी है बेइजिंग है। क्या है फ्रेंड्स? बीजिंग, BEIJING होता है, बीजिंग होता है। और वहाँ पे करेंसी रेनमिनबी या युआन चलती है, ठीक है। बीजिंग, युआन या रेनमिनबी चलती है। और सेकंड ऑप्शन से हमारे पास जापान की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है। कहाँ है फ्रेंड्स? इसकी कैपिटल है टोक्यो। और वहाँ पे करेंसी येन चलती है, YEN, येन। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की कैपिटल है हमारे पास जो है वाशिंगटन DC। और वहाँ पे डॉलर चलता है। क्या फ्रेंड्स करेंसी चलता है? डॉलर, मुद्रा चलता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9 नंबर कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। इसके बाद जो सही है उसको मतलब बताना है इसमें। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीचे ऑप्शन कि 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया गया है कि 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार जो है मनाया जाता है। तो इस समय जो है हम बात करें
तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास जो है गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। सेकंड वाला कह रहा है कि 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस नहीं जबकि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारे पास सही कौन कौन से मिले, फर्स्ट वाला मिले और थर्ड वाला, यानी 1 और 3। देखते हैं इसमें ऑप्शन में कौन सा है हमारा करेक्ट। 1 और 3 यानी कि सी ऑप्शन सही है, 1 और 3 दिया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। और एक बात बताएं कि 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत जो है 1974 से, कब से हो रहा है, 1974 से जो है की गई है। और अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो यहाँ पे लिखा था, तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 3 दिसंबर को। और कब से मनाया जा रहा है, तो 1975 से। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस की बात करें तो 1975 से आधिकारिक मान्यता दी गई है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस का। और विश्व मानवाधिकार की बात करें तो विश्व मानवाधिकार जो है 1948 से ही मनाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स। विश्व मानवाधिकार जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है और 1948 से ही मनाया जा रहा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह तेल परिष्करण केंद्र दोनों है। मतलब कि कौन सा जो है समुद्री बंदरगाह भी है और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है। ऑप्शन हमारे पास है विशाखापट्टनम, चेन्नई और मुंबई। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में कोलकाता, क्विलोन, कांडला, और केजीकोड, कटक और हल्दिया। और फिर कह रहा है कि मंगलूर, हल्दिया, विशाखापट्टनम। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर जो है डी वाला ही बन जाएगा, यानी कि मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। ये तीनों क्या है, तो ये फ्रेंड्स जो है बंदरगाह भी है और जो है तेल परिष्करण केंद्र भी है। ठीक है, इनके बारे में बता दूं तो मंगलूर, हल्दिया, विशाखापट्टनम में जो समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है। मंगलूर बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र जो है कहाँ स्थित है, तो मंगलूर जो है कर्नाटक में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह की बात करें तो ये जो है पश्चिम बंगाल में हुगली तट पर स्थित है, यानी कि मंगलूर कर्नाटक में है। हल्दिया की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। और विशाखापट्टनम की बात करेंगे तो विशाखापट्टनम जो है तेल परिष्करण केंद्र और बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश में जो है उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार तट पर, यानी कि हमारा आंध्र प्रदेश पूर्वी तट पर पड़ेगा। और ये मंगलूर की बात करें तो मंगलूर हमारा पड़ता है कर्नाटक में, यानी कि पश्चिमी तट पर पड़ेगा। और हल्दिया की बात करेंगे तो ये जो है हमारा पड़ेगा पूर्वी तट पर ही, पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। कुछ दिवस दिए गए हैं, विश्व पर्यटन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व ओजोन दिवस और हिंदी दिवस। ठीक है, तो इनमें हम बात करें कि सही कौन सा है, तो जो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है हमारा 27 सितंबर को ही मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को। तो चारों सामने सामने दिया है, करेक्ट आंसर यही बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 1 2 3 4 हमारा करेक्ट जो है फर्स्ट वाला ही ऑप्शन बन जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, और मैं बात करूं कि विश्व ओजोन दिवस की, तो विश्व ओजोन दिवस जो है पहली बार जो है कब मनाया गया था, तो 1995 में मनाया गया था। विश्व ओजोन दिवस 1995 में मनाया गया था। और कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर, इसके बाद मैं बता दूं कि ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैब्री और हेनरी ब्यूसेन ने किया था। कौन किए थे, तो ओजोन परत की खोज जो है चार्ल्स फैब्री और हेनरी ब्यूसेन ने किए थे। इसके बाद देखिए अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन परत में छिद्र की खोज वो जो है फारमैन, गार्डर और शेंकलेन के द्वारा किया गया था। ओजोन परत की मोटाई की बात करें तो ये डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट में मापी जाती है, तो डॉप्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है डॉप्सन। क्लियर, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। गुल ए नामा पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक है हमारे पास गुल ए नामा, इसके लेखक कौन है। और ऑप्शन 4 हमारे पास दिया गया है, फिराक गोरखपुरी, विष्णु डे और वेंकटेश अयंगकर और पन्नालाल पटेल। तो ऑप्शन हमारे पास जो है चारों हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा ए वाला, फिराक गोरखपुरी के द्वारा ये जो लिखी गई पुस्तक है। कौन, फिराक गोरखपुरी के द्वारा गुल ए नगमा। ठीक है, और फिराक गोरखपुरी का उपनाम क्या है, सॉरी मूल नाम, तो मूल नाम इनका जो है क्या था, तो रघुपति सहाय था। क्या था फ्रेंड्स, रघुपति सहाय। और बांग्ला साहित्यकार विष्णु डे के द्वारा स्मृति सत्ता, ये जो विष्णु डे की बात करें तो ये जो बांग्ला साहित्यकार थे, इनके द्वारा जो है भविष्यत नामक पुस्तक की जो है रचना की गई थी। तो भविष्यत नामक पुस्तक किसकी है,
विष्णु डे की, और गुल ए नगमा किसकी है, फिराक गोरखपुरी की। और वेंकटेश अयंगकर की बात करें तो ये जो कन्नड़ भाषा के साहित्यकार थे, इन्होंने सुबाना नामक पुस्तक लिखे थे। कौन सा, सुबाना। तो इनके पुस्तक याद रखेंगे, सुबाना। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद गुजराती साहित्यकार थे कौन, ये पन्नालाल पटेल। पन्नालाल पटेल, इनकी जो पुस्तक की बात करें तो मानवीनी भवाई और मलेला जीव, जो फेमस पुस्तक है ना, मैं उसी के नाम बता रहा हूँ। ठीक है, तो मानवीनी भवाई और मलेला जीव नामक पुस्तकों की रचना किसने किया था, तो गुजराती जो है साहित्यकार थे ये पन्नालाल पटेल। देखिए फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक फिराक गोरखपुरी। ठीक है, और इनका मूल नाम की बात करेंगे रघुपति सहाय था। विष्णु डे की बात करेंगे तो विष्णु डे जो है बंगाल के साहित्यकार थे, बांग्ला साहित्यकार थे, बांग्ला साहित्यकार। और इनकी जो पुस्तक है स्मृति सत्ता भविष्यत, स्मृति सत्ता भविष्यत। और वेंकटेश अयंकर की बात करें तो ये कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, और इनकी पुस्तक थी सुबाना। और पन्नालाल पटेल की बात करें तो इनकी दो पुस्तक की याद आपको रखना है, मानवीनी भवाई और मलेला जीव। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे पहले जो है शराबबंदी किया था, तो ऑप्शन है हमारे पास गुजरात, केरल, बिहार, नागालैंड। करेक्ट आंसर बनेगा गुजरात। गुजरात ऐसा भारतीय राज्य है जो सबसे पहले शराबबंदी लागू करने वाला राज्य है। गुजरात में 1965 में शराबबंदी शुरू हो गई थी। कब हो गई थी, 1965 में, 1965। इसके बाद बात करें तो केरल राज्य में 2014 में, केरल की बात करें, सेकंड ऑप्शन हमारे पास केरल है, तो केरल में जो है 2014 में पूर्ण शराबबंदी घोषित की गई थी। और बिहार की बात करें तो बिहार में कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 2016 में, 1 अप्रैल 2016 में जो है बिहार में जो है लागू हुआ था शराबबंदी। इसके बाद देखें किसी भी राज्य में नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार, किसी भी राज्य में नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व संविधान में उसके अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 47 के तहत राज्यों में शराबबंदी जो है लागू की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है हमारे संविधान में। इसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि स्कोप कर है कि स्कोप किसका संक्षिप्त रूप है, यानी कि स्कोप की बात करेंगे। ऑप्शन हमारे पास स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कि सिलेक्शन, सेकंड ऑप्शन दिया गया है सिलेक्शन कमीशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास स्पेशलिस्ट कमेटी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। तो इसमें हमारा ऑप्शंस की बात करें फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। स्कोप यानी SCOPE, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज हो जाएगा। ठीक है, और इसके ये स्कोप होता क्या है, तो स्कोप जो है केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्यमों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष पेशेवर जो है संगठन है। ठीक है, और 26 जनवरी 1970 को दिल्ली में इस संगठन की जो स्थापना की गई थी। जो स्कोप संगठन है इसको जो है कब स्थापना किया गया था, तो दिल्ली में किया गया था 26 जनवरी 1970 को। ठीक है, और इस संगठन का उद्देश्य जो है क्या है कि मतलब मेन मुद्दा क्या है, इस संगठन का उद्देश्य क्या है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के व्यक्तिगत और सामूहिक योगदान के बारे में जनता के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देना है स्कोप का। तो इसलिए स्कोप को आपको फुल फॉर्म याद रखना है, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, यानी कि पब्लिक इंटरप्राइजेज में स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस आपको याद रखना है, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, 15 नंबर का है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का है हमारे पास फ्रेंड्स की सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट किन के बीच हुई थी। ऑप्शन है चाइना जापान, यूएसए रूस, यूएसए यूरोपीय संघ, और चीन भारत, यूएसए रूस। किन के बीच हुआ था, तो ऑप्शन हमारे पास चारों हैं, इनमें जो है करेक्ट आंसर हमारा बी वाला बन जाएगा, यूएसए और रूस। यूएसए और रूस के बीच जो है स्टार्ट संधि जो है हुई थी, यानी कि सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि। इसका फुल फॉर्म की बात करेंगे स्टार्ट की, स्टैटिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्टैटिक आर्म्स रिडक्शन
ट्रीटी हो जाएगा। इस संधि का लक्ष्य क्या है? तो हथियारों का बड़ा भंडार बनाने की तरफ जो है बढ़ते जो रुझानों को काबू में करना, ठीक है। और इस संधि को जो है फरवरी 2021 में समाप्त हो जाएगा, ये मतलब ये हो गया है। और यह संधि 2011 में जो है लागू हुई थी। कौन सी संधि? स्टार्ट संधि, जो यूएसए और रूस के बीच है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एशियाई खेलों का आयोजन करने वाला सुझाव, मतलब कि सुझाव पहले कहाँ पे हुआ था? एशियाई खेल की बात करेंगे तो ये जो ऑप्शन हमारे पास दिया गया है 1947 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली में, 1952 में। तो आप जो है अगर चाहेंगे ना तो ऑप्शन से ही करेक्ट कर सकते हैं, 1947, 1952, 1956, 1943। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला बन जाएगा हमारा, ये जो 1947 में किया गया था। और ये किया गया था तो एशियाई देश सम्मेलन में, जो कि नई दिल्ली में किया गया था एशियाई खेल का आयोजन, ठीक है। और प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो है 1951 में नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ था? तो 1951 में नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और प्रथम एशियाई खेलों का जो उद्घाटन कौन किए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और प्रथम एशियाई खेल जो है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लोसुंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है? लोसुंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा सिक्किम बन जाएगा, सेकंड वाला। यानी कि लोसुंग जो त्यौहार है, लोसुंग सिक्किम में लोकप्रिय है, ठीक है। और सिक्किम में ही एक जो है इम्पोर्टेंट मैं बता दूं कि चुलामू झील जो है सिक्किम में ही स्थित है, ठीक है। और इसके बाद देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, और कुछ बता दूं इसके बारे में। तो भूटिया और लेप्चा जनजाति यह त्यौहार जो है फसलों की कटाई के जश्न के रूप में जो है मनाती है। कौन कौन? तो भूटिया और लेप्चा जनजाति। और इसके बाद इस त्यौहार में एक विशेष प्रकार की ची फूत नामक जो है शराब देवताओं को अर्पित की जाती है, ची फूत। और लोसुंग को सिक्किम में नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। नववर्ष के रूप में जो लोसुंग को मनाया जाता है कहाँ पे? तो सिक्किम में। और लोसार महोत्सव की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में लोसार महोत्सव जो है मोनपा जनजाति मनाई जाती है, मोनपा जनजाति द्वारा। और त्रिपुरा का खर्ची पूजा त्यौहार जो है पृथ्वी के सम्मान में मनाया जाता है त्रिपुरा के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है लोसुंग सिक्किम, लोसुंग सिक्किम। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? ऑप्शन हमारे पास है ताराचंद, नेकचंद, हिमांशु पारिक और कमल सागर, ठीक है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा नेकचंद, ठीक है। नेकचंद ने जो है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किया था। और रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में सुखना झील के निकट स्थित है। किस झील के निकट? तो सुखना झील के निकट स्थित है। और रॉक गार्डन की स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में किया गया था। रॉक गार्डन की स्थापना जो है फ्रेंड्स कब किया गया था? 1958 यानी कि 1958 में जो है किया गया था। और रॉक गार्डन मूलतः एक स्कल्पचर गार्डन है। कौन सा है? एक स्कल्पचर गार्डन है। और ताराचंद की बात करें तो ताराचंद एक भारतीय पुरातत्व वैज्ञानिक और इतिहासकार थे, ताराचंद्र। और कमल सागर की बात करेंगे तो कमल सागर एक जो है भारतीय वस्तुकार थे, ठीक है, भारतीय वस्तुकार थे। ताराचंद्र जो है इतिहासकार थे, ये भारतीय वस्तुकार थे। और नेकचंद ने जो है ये चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किया था। कब किया था? 1958 में किया था। और रॉक गार्डन चंडीगढ़ में जो है सुखना झील के निकट स्थित है। आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य जो है संगाई महोत्सव मनाता है? संगाई महोत्सव ऑप्शन है हमारे पास असम, तमिलनाडु, गुजरात, मणिपुर। असम, तमिलनाडु, गुजरात, मणिपुर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा बन जाएगा फ्रेंड्स? आपको बताना होगा इसमें कि कह रहे कि कौन सा है ये, एक सेकंड, संगाई महोत्सव। तो संगाई महोत्सव की बात करेंगे तो ये हमारा किस राज्य में जो है मनाया जाता है? तो बी यानी कि जो है ये मनाया जा इंग्लैंड और नहीं, ये जो है मनाया जाता है फ्रेंड्स डी में मनाया जाता है, यानी मणिपुर में मनाया जाता है। हाँ, संगाई महोत्सव मणिपुर में, असम, तमिलनाडु, गुजरात, मणिपुर में ही मनाया जाता है। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जो है मणिपुर में मनाया जाता है संगाई महोत्सव। और नवंबर में जो है ये वाला महोत्सव मनाया जाता है, नवंबर में भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूँ कि मणिपुर में ही जो है एक झील है, लोकटक झील। कहाँ है? लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि लोकटक झील में ही केबुल लमजाओ नाम की एक जो है पार्क है। केबुल लमजाओ पार्क जो है
कहाँ स्थित है, तो लोकटक झील में ही एक तैरता हुआ पार्क है, ठीक है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है केबुल लमजाओ, और किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। और ये जो नवंबर में मनाया जाता है, जो महोत्सव दिया गया है संगाई महोत्सव, मणिपुर में मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है मणिपुर में प्रतिवर्ष 21 से 30 नवंबर के बीच जो है मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये कौन सी जनजाति मनाती है, तो मैतेई, कौन सा है फ्रेंड्स, मेईतेई। मेईतेई जो जनजाति है, ये जो है मतलब कि ये मणिपुर में जो है एक सेकंड, मेईतेई जनजाति जो है कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। और मेईतेई जनजाति जो है चेरिया उवा त्यौहार मनाती है। कौन सा त्यौहार, चेरिया उवा त्यौहार मनाती है। तो चेरिया उवा त्यौहार कहाँ का है, मणिपुर का ही है। संगाई महोत्सव की बात करेंगे, वो भी कहाँ का है, तो मणिपुर का ही है, ठीक है। और मणिपुर में ही अभी मैंने बताया कि लोकटक झील है, और लोकटक झील में एक जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है जिसका नाम है केबुल लमजाओ, वो कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में ही स्थित है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो है नेक्स्ट हमारे पास असम की बात करेंगे, तो असम में जो है बिहू त्यौहार मनाया जाता है। और अम्बुबाची मेला की बात करेंगे तो वो भी असम में ही आयोजित होता है, ठीक है। और तमिलनाडु दिया है ऑप्शन में, तो तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु के जनवरी महीने में जो है पोंगल उत्सव माना जाता है, ठीक है। तो तमिलनाडु का में जो है पोंगल उत्सव मनाया जाता है। असम में जो है बिहू मनाया जाता है, बिहू त्यौहार। और मणिपुर में जो है संगाई महोत्सव मनाया जाता है। और गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में जो है सामलाजी मेले का आयोजन किया जाता है। सामलाजी मेले कहाँ का है, तो गुजरात का है। देखिए चारों ऑप्शन के बारे में बता दूँ। असम में जो है बिहू त्यौहार कहाँ का है, असम का है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जो है पोंगल उत्सव मनाया जाता है। गुजरात की बात करेंगे तो सामलाजी मेले का आयोजन किया जाता है। और अम्बुबाची मेला कहाँ होता है, तो असम में ही होता है। और मणिपुर की बात करें तो संगाई महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। आई होप ये जो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा है कि कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक और अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है क्रिकेट खेला था। पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कौन सा दो देश खेले थे, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, और ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा फर्स्ट वाला ही बनेगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और जो है इंग्लैंड के बीच हुआ था ये वाला जो पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था। और ये कब हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो पहला आधिकारिक टेस्ट मैच खेला गया था 1877 में। पहला आधिकारिक टेस्ट मैच की बात करें वो 1877 में हुआ था, ठीक है। और यह जो है मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ही जीता था इसमें, ठीक है, इंग्लैंड हार गया था। और भारत की बात करें तो भारत ने 1932 में पहला आधिकारिक टेस्ट मैच जो है सीके नायडू कप्तानी में जो है खेला था। सीके नायडू के कप्तानी में खेला था भारत ने, कब, तो 1932 में पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है टेस्ट मैचों की सीरीज जो है बताएं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक ऐसा टेस्ट सीरीज है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, एसेज सीरीज। तो कई बार जो है आपके जो है क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि एसेज सीरीज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो पहले मानेंगे क्रिकेट से, ठीक है। और इसके बाद बात करें कि ये जो है किन दो देशों के बीच होता है, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि इंग्लैंड के साथ वो कौन सा देश है जिनके साथ जो है सीरीज एसेज सीरीज जो है कहलाती है, टेस्ट मैच की सीरीज। तो वो है आपके पास जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। और सबसे पहले आधिकारिक जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था तो यही खेला था, और 1877 में खेला था। आई होप ये जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। यदि अच्छी लगी है मेहनत तो सिर्फ इसको जो है एक बार जो है लाइक कर दीजिए वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो फिर उसकी जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।